नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात की कहानी में उतरेंगे। सोचिए, एक तरफ उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक, मतलब एक सख्त प्रशासक, और दूसरी तरफ एक लेखक और समीक्षक। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बातें होती होंगी? आमतौर पर तो यही लगता है कि कुछ औपचारिक इधर उधर की बातें होंगी, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये बातचीत है लेखक नरेंद्र कठेत और पूर्व डीजीपी, जो अब खुद एक लेखक हैं, अनिल रतूड़ी के बीच। और कठेत ने इस मुलाकात पर जो लेख लिखा है वो हमें रतूड़ी के व्यक्तित्व के उन परतों तक ले जाता है जहाँ शायद उनकी वर्दी कभी नहीं पहुंच पाई। तो आज हमारी पड़ताल का आधार यही लेख है। हम देखेंगे कि एक टॉप कॉप के मन में पहाड़, पलायन, भाषा और साहित्य को लेकर क्या उथल पुथल चलती है। और कठेत ने रतूड़ी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और मार्मिक बिंब से की है। हाँ, माँ की धोती। हाँ, और ये छवि इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। कठेत लिखते हैं कि रतूड़ी उस पीढ़ी से हैं जिसने अपनी माँ को रोज एक ही धोती में देखा। सुबह वो धोती एकदम झक का सफेद होती, और दिन भर के काम के बाद वही चूल्हा, चौका, जंगल से घास लकड़ी लाना, जानवरों की देखभाल, इन सब के बाद शाम तक वो मटमैली हो जाती थी। और कठेत इसकी तुलना सीधे पहाड़ों से उतरती गंगा से करते हैं। सुबह धवल, शाम को मटमैली। क्या बात है! मतलब एक लाइन में उस दौर के पूरे जीवन का सार है। अथक संघर्ष, सादगी और फिर भी एक तरह की पवित्रता। सही कहा। ये उस पीढ़ी के स्वाभिमान की कहानी है जो बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि ऐसी ही रोजमर्रा की घरेलू छवियों में छिपी होती है। और ये बिंब हमें रतूड़ी के शुरुआती जीवन के यथार्थ की एक झलक देता है, जहां से उनके विचार बने। तो चलिए अब उस मुलाकात पर चलते हैं जहां ये सारे विचार खुलकर सामने आए। कठेत बताते हैं कि उनकी पहली मुलाकात तो बहुत छोटी थी, बस दुआ सलाम हुई होगी। हाँ, बस वही। लेकिन असली बातचीत हुई दूसरी मुलाकात में। रतूड़ी जी ने धर्म, संस्कृति और साहित्य पर बोलना शुरू किया, पहले एकदम शुद्ध हिंदी में और फिर अचानक बिना रुके फर्राटेदार अंग्रेजी में। अच्छा, ये अक्सर उच्च पदों पर रहे लोगों में दिखता है। भाषाओं पर उनकी पकड़ मजबूत होती है। लेकिन यहाँ कुछ और हुआ है ना? हाँ, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी अंग्रेजी सुनकर कठेत के मन में एक सवाल कौंध गया, एक शंका। क्या? कि जो व्यक्ति इतनी आसानी से हिंदी और अंग्रेजी के बीच घूम रहा है, क्या उसे अपनी जड़ों की भाषा यानी गढ़वाली भी आती होगी? और उन्होंने पूछ लिया, हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप ते गढ़वाली आंदी चा? यानी आपको गढ़वाली आती है क्या? एक पूर्व डीजीपी से जो अभी अभी अंग्रेजी में बात कर रहा हो, उससे अचानक ये पूछ लेना, इसमें तो बड़ी हिम्मत चाहिए। और रतूड़ी जी का रिएक्शन क्या था? वो जरूर जानना चाहूंगी। रिएक्शन बहुत सहज और जमीन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने तपाक से कहा, गढ़वाली आंधी चब होई। मतलब? गढ़वाली आती है भाई। हाँ, कठेत ने जब और कुरेदा की किस्से सीखी तो जवाब और भी दिल छू लेने वाला था। कनकई बिटी सीखी, माँ बिटी और कै बिटी। और किससे सीखी? माँ से सीखी और किससे? वाह, ये छोटा सा संवाद रतूड़ी जी के पूरे व्यक्तित्व को खोलकर रख देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पद, प्रतिष्ठा, भाषा का ज्ञान, ये सब बाहरी कवच हैं। अंदर जो इंसान है उसकी नींव तो माँ और मातृभाषा ही है। माँ ही आपकी प्रथम पाठशाला रही। ये पंक्ति उनके लिए सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि उनकी सच्चाई है। सही बात। ये बताता है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान कितनी गहरी है। बिल्कुल। और इसी बातचीत में वो उस दौर को याद करते हुए एक और मजेदार बात कहते हैं। बताते हैं कि तब जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन मोटा अनाज खाने वाला और खुरदुरे यथार्थ में जीने वाला आम आदमी फिर भी खुश था। अच्छा? हाँ, उन्होंने कहा कि जिसे सेठ कह के पुकारा जाता था, उसकी सलवार पर भी वैसी ही थेगड़ी यानी पैबंद लगी होती थी जैसी गरीब की सलवार पर। ये बात आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। वही तो। ये दिखाता है कि तब समाज में दिखावा नहीं था, बल्कि जरूरतें थीं और एक तरह की सामाजिक बराबरी थी। ये छोटी छोटी बातें उस दौर की पूरी सामाजिक बुनावट को हमारे सामने रख देती है। और रतूड़ी जी के व्यक्तित्व की ये गहरी जड़ें सिर्फ उनकी भाषा या यादों में ही नहीं बल्कि पहाड़ से जुड़े मुद्दों पर उनके विचारों में भी दिखती हैं। जैसे कि पलायन। हाँ, पलायन को लेकर उन्होंने जो कहा वो आम धारणा से बिल्कुल अलग है। हम तो आमतौर पर पलायन को एक समस्या, एक त्रासदी के रूप में देखते हैं, लेकिन रतूड़ी ने इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया बताया। उनका तर्क बहुत मौलिक है। उन्होंने कहा, पहाड़ से खिसका हुआ पत्थर अपने मूल स्वरूप में कभी नहीं लौटा, फिर आदमी तो चलता फिरता जीव है भाई। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हम हमेशा पलायन को रोकने की बात करते हैं और वो उसे प्रकृति के नियम की तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गतिशीलता इंसान का स्वभाव है,
ये पलायन को एक समस्या से हटाकर एक मानवीय सच्चाई के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने इसे साबित करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए। कहा कि एक समय था जब यूरोप के युवा अमेरिका की ओर जा रहे थे, जबकि यूरोप तब भी एक अमीर महाद्वीप था। हाँ। फिर उन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में एक और जरूरी बात कही जिस पर हम कम ही ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पहाड़ से बाहर जाने वालों की बात करते हैं, लेकिन हमें पहाड़ पर अंदर आने वालों के इतिहास को भी देखना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी दृष्टिकोण है, बहुत ही जरूरी। हाँ, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे ज्यादातर लोग रोजगार के लिए नहीं आए थे। तो फिर क्यों आए? बल्कि बद्री केदार जैसे धार्मिक केंद्रों के प्रति अपनी आस्था की वजह से आए थे। वे केरल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक जैसी जगहों से आए और अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाए। अच्छा। और सलूट ढुंगरा का प्रसिद्ध रम्माण और उसके मुखौटे, वो कहते हैं, इसी सांस्कृतिक लेन देन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति को एक बंद तिजोरी में रखी हुई चीज नहीं है जिसे बचाना है। बिल्कुल। बल्कि ये हमेशा से एक जीवंत, बहती हुई नदी की तरह रही है, जिसमें बाहर से कई धाराएं आकर मिली हैं और उसे और समृद्ध किया है। ये पलायन को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक और व्यापक सोच है। हाँ, जो दोषारोपण से आगे जाकर चीजों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखती है। इसी सोच के तहत जब उनसे पूछा गया कि क्या वे उत्तराखंड राज्य के गठन से संतुष्ट हैं, तो उनका जवाब बिना किसी लाग लपेट के था, बिल्कुल हैं। अच्छा। उनका मानना है कि अलग राज्य बनने से वैचारिकता के द्वार खुले हैं और हर क्षेत्र में लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला है, प्रतिनिधित्व बढ़ा है। ये उनके विचारों में एक निरंतरता दिखाता है। उनके लिए पहचान और उसका प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है, चाहे वो संस्कृति का हो या राजनीति का। लेकिन किसी भी पहचान को आवाज देने के लिए उसकी भाषा का मजबूत होना जरूरी है। और यहाँ रतूड़ी कुछ चिंताएं भी जाहिर करते हैं और कुछ बहुत ही लीक से हटकर सुझाव भी देते हैं। जैसे कि तो उन्होंने माना कि प्रवाली कुमाऊनी जैसी भाषाओं के संरक्षण और शोध के लिए अलग से कोई पुस्तकालय या शोध संस्थान नहीं है, जो एक बड़ी कमी है। पर वे निराशावादी नहीं है। तो क्या सुझाव दिया उन्होंने? भाषा के शोध पर उन्होंने एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम भाषा के इतिहास को हमेशा राज दरबारों के इर्द गिर्द ही क्यों खोजते हैं, जैसे देवलगढ़, श्रीनगर या टिहरी के राज दरबार। ये तो हम इतिहास के साथ भी करते हैं, हमेशा राजाओं की कहानी पढ़ते हैं, आम लोगों की नहीं। ठीक यही बात। उन्होंने कहा कि शोध की शुरुआत चांदपुर गढ़ी से क्यों न हो, जो 1160 के आसपास स्थापित हुई थी और जो सत्ता का एक बहुत पुराना केंद्र था। अगर वहां से शोध शुरू हो तो गढ़वाली भाषा की जड़ें 1000 साल से भी पुरानी निकल सकती हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार है। वो असल में भाषा के इतिहास को सत्ता के केंद्रों से निकालकर आम लोगों यानी लोक में खोजने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक तरह से भाषाई इतिहास का लोकतंत्रीकरण है। ये कहना कि भाषा राजाओं की नहीं बल्कि लोगों की विरासत है और उसका इतिहास भी वहीं खोजना चाहिए जहां लोग बसते थे। और भाषा के वर्गीकरण पर भी उनका मत बहुत साफ है। वे ग्रियर्सन द्वारा किए गए भाषाओं के वर्गीकरण को गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी मजबूत भाषाओं के रास्ते में एक अड़चन मानते हैं। अच्छा, ग्रियर्सन का वर्गीकरण क्या हम इसे श्रोताओं के लिए थोड़ा आसान कर सकते हैं? ये क्या था और रतूड़ी को इससे क्या आपत्ति है? जरूर। जॉर्ज ग्रियर्सन एक आयरिश भाषाविद थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत में भाषाओं का एक बहुत बड़ा सर्वे किया था। ये अपने समय का एक बहुत बड़ा काम था। उन्होंने एक ही भाषा के कई स्थानीय रूपों यानी बोलियों को अलग अलग दर्ज किया। रतूड़ी का मानना है कि ऐसा करने से एक ही भाषा कई टुकड़ों में बटी हुई दिखने लगती है, जिससे उसकी एक मजबूत और एकीकृत पहचान बनाने में मुश्किल होती है। समझ गई। तो रतूड़ी का सीधा सवाल, जैसा कि कठैत ने लिखा है, भाई एक ही भाषा की इबारत के लिए कई बस्ते कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल यही। भाषा का मूल ढांचा एक है तो उसे इतने अलग अलग खानों में क्यों बांटा जाए? ये भाषाई एकता और मानकीकरण की वकालत है ताकि भाषा को एक मजबूत पहचान मिल सके। और भाषा और पहचान से जुड़ी ये सारी बातचीत स्वाभाविक रूप से उनके अपने लेखन पर आ जाती है। उनकी किताब है भंवर, एक प्रेम कहानी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किताब हिंदी में है, गढ़वाली में नहीं। हाँ, और कठैत ने उनसे ये सवाल पूछा भी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अपनी मातृभाषा के लिए इतनी गहरी सोच रखने वाला लेखक अपनी पहली बड़ी कृति हिंदी में क्यों लिखता है? रतूड़ी का जवाब बहुत ईमानदार और व्यवहारिक था। उन्होंने कहा कि उस समय उनके मन में ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंचने का इरादा था। एक लेखक के तौर पर यह सोचना स्वाभाविक है। और उन्होंने तथ्य सामने रखा कि हिंदी में लिखने की वजह से किताब के 2 संस्करण छप चुके हैं, जबकि गढ़वाली में पाठक संख्या अभी भी सीमित है। ये एक सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता।
एक लेखक की दुविधा है, खास तौर पर क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों की। क्या आप अपनी भाषा में अपने लोगों के लिए लिखें या फिर अपनी भाषा और लोगों के बारे में एक बड़ी भाषा में पूरी दुनिया के लिए लिखें? सही कहा, रतूड़ी का चुनाव व्यवहारिक है, लेकिन कठैत का ये सवाल उस चुनाव के पीछे की भावनात्मक कश्मकश को सामने ले आता है। बिल्कुल। लेकिन रतूड़ी ये भी साफ करते हैं कि उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव कितना गहरा है। उन्होंने अपने संग्रह से कुछ दुर्लभ किताबें भी दिखाई। एक थी फिलिप मैसन की द शाफ्ट ऑफ सनलाइट। ये किस बारे में है? जो पौड़ी के पुराने ग्रामीण जीवन के बारे में है। और दूसरी तो एक खजाना ही थी, हरिकृष्ण रतूड़ी का नरेंद्र हिंदू लॉ। नरेंद्र हिंदू लॉ? हाँ, जो 1917 में छपा टिहरी गढ़वाल रियासत का पूरा संविधान था। अरे वाह, यह सिर्फ किताबें दिखाना नहीं है, ये दिखाता है कि रतूड़ी केवल एक रचनात्मक लेखक नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र के इतिहास और साहित्य के एक गंभीर अध्येता और संरक्षक भी हैं। हाँ, वो ये भी देख रहे हैं कि अंग्रेज उनकी दुनिया को कैसे देखते थे और उनके अपने पूर्वज अपने दुनिया को कैसे व्यवस्थित कर रहे थे। ये उनके जुड़ाव की गहराई को दिखाता है। चलिए अब सीधे उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी पर आते हैं। कठैत उपन्यास का सार उसके आखिरी पन्नों से बताते हैं। मुख्य पात्र हैं अभय नौटियाल, एक बहुत ही आदर्शवादी आईएएस अधिकारी। एक आईएएस अधिकारी की कहानी जिसे एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने लिखा है, ये तो दिलचस्प होना ही है। कहानी कुछ यूं है कि नायक का बचपन दून घाटी में प्रकृति के बीच बीतता है। वो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए आईएएस बनता है, लेकिन फिर व्यवस्था के भंवर में फंस जाता है। अच्छा। इसी संघर्ष के बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे सहारा देती है। ये उपन्यास सिर्फ व्यवस्था से लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि नायक की आत्मखोज की यात्रा भी है। और अंत क्या होता है? अंत में उसे ये एहसास होता है कि उसका जन्म असल में एक लेखक बनने के लिए हुआ था। ये तो एक क्लासिक हीरोज जर्नी जैसी कहानी है, जहां बाहरी दुनिया का संघर्ष आपको आपकी भीतरी दुनिया की सच्चाई तक ले जाता है। बिल्कुल, लेकिन कठैत इसकी शैली के बारे में कुछ खास कहते हैं ना? हाँ, उन्होंने कहा है कि ये उपन्यास हिंदी साहित्य की पारंपरिक परंपराओं से मुक्त है और इस पर अंग्रेजी और यूरोपीय यथार्थवादी तथा अस्तित्ववादी साहित्य का साफ प्रभाव दिखता है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, अगर हम इन्हें आसान भाषा में समझे तो। बिल्कुल, यथार्थवाद का मतलब है कहानी में चीजों को वैसा ही दिखाना जैसी वे असलियत में हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आदर्शवाद के चश्मे के। और अस्तित्ववाद? अस्तित्ववाद का मतलब है जहां कहानी का हीरो सिर्फ बाहरी व्यवस्था से नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने अंदर भी अपने होने का मतलब खोज रहा है। मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, ये सवाल उसके लिए जरूरी हो जाते हैं। तो कठैत कह रहे हैं कि ये उपन्यास सिर्फ पहाड़ की या एक आईएएस अफसर की कहानी नहीं है, बल्कि एक आधुनिक इंसान के भीतरी संघर्ष की भी कहानी है। सही पकड़ा, उन्होंने एक स्थानीय कहानी को एक वैश्विक कैनवस दे दिया है। और सबसे दिलचस्प अवलोकन जो कठैत करते हैं वो है लेखक और उसके पात्र के बीच का रिश्ता। हाँ, वो एक बहुत खूबसूरत वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं, नाभि नाल तालमेल। नाभि नाल तालमेल यानी एक ऐसा रिश्ता जैसे माँ और बच्चे के बीच गर्भनाल का होता है। इसका मतलब कठैत को लगता है कि ये पात्र अभय नौटियाल लेखक रतूड़ी से ही जन्मा है और उन्हीं के आदर्शों और अनुभवों से जिंदा है। एकदम। कठैत का मानना है कि नायक के आदर्शवाद में, उसकी निष्ठा में, व्यवस्था से लड़ने की उसकी जिद में रतूड़ी की अपनी शख्सियत की साफ झलक मिलती है। तो ये किताब को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लेखक के अपने अनुभवों और आदर्शों का प्रतिबिंब बना देता है। और यही किसी भी रचनात्मक कृति का सबसे आकर्षक पहलू होता है, लेखक और उसके पात्र के बीच की ये धुंधली रेखा। ये अवलोकन पाठकों को उपन्यास को एक ज्यादा गहरे, ज्यादा व्यक्तिगत नजरिए से देखने के लिए उकसाता है। इस पूरी बातचीत के अंत में कठैत एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली बात कहते हैं। वे हमें वापस वहीं ले जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। कहाँ? माँ की धोती वाले बिंब पर। बिल्कुल वहीं। वे कहते हैं कि रतूड़ी जी ने बचपन में माँ की धोती की जो मटमैली स्थिति देखी थी, हाँ, वैसी ही चिंताजनक स्थिति आज माँ गंगा और मातृभाषा गढ़वाली की हो गई है। दोनों ही मैली हो रही हैं। वाह, ये तो पूरी बातचीत को एक सूत्र में पिरो देता है। ये सिर्फ एक साहित्यिक अवलोकन नहीं है, ये एक गहरी चिंता और एक भावनात्मक अपील है। ये उस निजी याद को एक सामुदायिक जिम्मेदारी में बदल देता है। बिल्कुल। और इसी आधार पर कठैत अनिल रतूड़ी से उम्मीद करते हैं कि एक पूर्व प्रशासक के तौर पर उन्होंने जो जिम्मेदारियां निभाईं, अब एक लेखक के तौर पर वे अपनी कलम का कौशल अपनी मातृभाषा गढ़वाली के लिए भी दिखाएंगे। और उसमें भी भरपूर लिखेंगे।
ये एक लेखक से की गई बहुत ही सम्मानजनक और जरूरी मांग है। हाँ, ये याद दिलाता है कि लिखने की कला सिर्फ आत्म अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने समाज और अपनी भाषा के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। तो ये बातचीत सिर्फ एक किताब की समीक्षा या एक मुलाकात का ब्यौरा नहीं है। ये एक व्यक्ति के जरिए एक समाज, एक संस्कृति और एक भाषा की यात्रा का प्रतिबिंब है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल? सवाल यह है कि जब किसी क्षेत्र की कहानी को, उसकी मिट्टी से जुड़ी कहानी को वैश्विक साहित्यिक शैलियों में, जैसे यूरोपीय यथार्थवाद में प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या ये उसकी स्थानीय आत्मा को कमजोर करता है या फिर उसे एक बड़ा मंच देकर और मजबूत बनाता है? किसी कहानी की जड़ों और उसकी प्रस्तुति के पंखों के बीच सही संतुलन क्या हो सकता है? इसी सवाल पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं।